अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बलोचिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक। बलोचिस्तान में सियासी हलचल इस वक्त उरूज पर है। आज वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ बाकायदा तौर पर तहरीके अदम एतमाद की जो करारदाद थी वो तो पेश कर दी गई है, लेकिन अब जाम कमाल साहब कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, ये फैसला होना अभी बाकी है। ये तलवार उन पर अभी लटक रही है। अब देखना यह है नाज़रीन के सारी सूरत हाल में बलोचिस्तान की सियासत में क्या तब्दीली आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो वजीर आला जाम कमाल साहब अभी भी काफी पुरुम्मीद लग रहे हैं। अब नाज़रीन सवाल यह भी अहम है कि बलोचिस्तान में होने वाली सियासी तब्दीली के असरात क्या इस्लामाबाद तक भी आएंगे, क्योंकि माजी में इस तरह की सूरत हाल हमने देखी भी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे नाज़रीन पीडीएम से मुताल्लिक। हमने देखा कि पीडीएम एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गई है। आज जो मुल्की एहतजाज की कॉल दी गई थी पीडीएम की तरफ से, आज उसका पहला राउंड था और रावलपिंडी में एहतजाज किया गया। लियाकत बाग के बाहर कारकुनान जमा हुए। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ महंगाई को लेकर कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया। इस सारी सूरत हाल को लेकर हुकूमत काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। वो ये कहते हैं कि पिछले साल भी इन लोगों ने एहतजाज किया तो क्या हो गया, इस बार भी वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम नाकाम होगी। पहले भी बड़े बड़े दावे किए कि आज हुकूमत जा रही है, कल जा रही है, अल्टीमेटम भी दिए जाते रहे, हुआ कुछ नहीं। लेकिन इस बार क्योंकि महंगाई फोकस है पीडीएम का, अवाम भी महंगाई को लेकर खासी परेशान है, तो इस बार क्या सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकेगी? हुकूमत को कोई खतरा है? पीडीएम क्या टफ टाइम दे सकेगी? क्योंकि दूसरी तरफ पीडीएम से अलग होने वाली पीपल्स पार्टी, उसकी जानिब से भी बाकायदा एहतजाज की कॉल दे दी गई है। अब सूरत हाल क्या होगी, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और नाज़रीन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत साहब। इसके साथ साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी। लेकिन लियाकत शाहवानी साहब से पहले हम बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत शाहवानी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लियाकत शाहवानी साहब, इस वक्त जाहिर है आज तहरीक अदम एतमाद की करारदाद भी पेश हो गई है। वजीर आला के खिलाफ 33 अरकान ने हिमायत का ऐलान भी कर लिया। दूसरी तरफ वो इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमारे 5 अरकान लापता है, रिहा करें। लेकिन अब अभी भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि कुर्सी बचा पाएंगे जाम कमाल साहब? कुर्सी को कुछ हुआ ही नहीं, कुर्सी बचा हुआ है और आज तो साबित भी हो गया। अच्छा। हमारे जो 14 नाराज अरकान हैं उनमें 5 हमने मना लिए और वो नहीं आए, हमारे साथ हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि मुकद्दस असेंबली के फ्लोर पे अपोजिशन लीडर अरकान के तकद्दुस को पामाल करते हुए उन पे अगवा या लापता होने का उन्होंने इल्जाम आयद किया। बड़ा अफसोसनाक है। ये अरकान का अपना इस्तेहकाक है, इख्तियार है, वो किसी असेंबली सेशन में जाते हैं नहीं जाते, न उनको जबरदस्ती कोई रोक सकता है और नहीं जबरदस्ती कोई ला सकता है। तो अपोजिशन लीडर की ये जो उनको जबरदस्ती लाने की ख्वाहिश है ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि इस्तेहकाक मजरू है अरकान का और अपने शिकस्त व रिखत का उनको दुख है और उस दुख की चीखें आपने आज असेंबली फ्लोर पे विजुअल देखे होंगे, आपने सुने होंगे। जो इल्जामात की बारिश लगी हुई है आपके खिलाफ, वो तो कह रहे हैं कि जी बगैर मशावरत के हुकूमत चला रहे हैं कमाल साहब और अमराना तर्ज हुकूमत है उनका, कभी किसी को मिलता ही नहीं है। इन बातों में कितना वजन है? आपको लगता है कि कोई नाराजगी की कोई और वजह है? नहीं, इन बातों में कोई वजन होता। जो हमारे जो नाराज दोस्त जिन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की, आज आपने देखा कि 5 दोस्त वो नहीं आए, हालांकि ये सिग्नेटरीज थे, उन्होंने साइन किए थे। हमने तो पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि हमारे दोस्त कुछ उनकी ग्रीवेंसेज हैं और वो उन्होंने नाम साहब को भी बताया था कि वो उनके साथ बैठ के, नाराज दोस्तों के साथ बैठ के, वो बस कल्चर है कि हमने जबान दे दिया है। लेकिन हम पहले बता दिया था इस एक्सट्रीम पे हमारे दोस्त नहीं जाएंगे और आज की बात साबित हो गई। कुछ और दोस्त, इसका फैसला आज ही हो जाएगा? उनको भी ना जी, आज ये तहरीक अदम एतमाद जो पेश हुई है इसका आज ही फैसला हो जाएगा? नहीं, आज तो करारदाद पेश हुई है। अभी स्पीकर साहब जो है 24 से 30 अक्टूबर के दरमियान में वोटिंग के लिए। लेकिन शाहवानी साहब, मुझे तो याद आ रहा है कारा साहब भी बैठे हैं, जो मेरी जिंदगी में सहाफती मैंने देखी है, वो 88 में मरूमा बेनजीर गवर्नमेंट के खिलाफ पेश हुई थी। इंटीरियर मिनिस्टर थे उस तक एतजाज एहसन, उसी दिन पेश हुई थी, उसी दिन नाकाम हो गई थी, उसी दिन वोटिंग हो गई थी। यहाँ कोई बलोचिस्तान में कारा साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि कारा साहब कोई डिफरेंट सिस्टम है वहाँ। मैं कह नहीं सकता। नॉर्मली तो ये होता है कि इसमें अदम एतमाद बुनियादी तौर पे कितने मेंबर खड़े होकर कह देते हैं। हाँ, ये बात बहरहाल अपनी जगह है कि जिन मेंबरान ने अदम एतमाद का इजहार किया होता है
उन्होंने अपना नंबर पूरा करना होता है, और अगर नंबर पूरा नहीं होता तो डिफीट हो जाते हैं। मतलब 4 दिन तक यही कोशिश होती रहेगी, बंदे लाए जाएंगे, खींचे मुझे जाएंगे। प्रोसीजर का एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि कई असेंबलीज के लोकल अपने जो रूल्स बने होते हैं उन रूल्स के तहत उनको चलाया जाता है, प्रोसीजर के तहत। कौमी असेंबली में शायद इस तरह ही है कि सेम डे जब मोशन पुट होती है तो उसी दिन उस पर डिबेट हो जाती है। लेकिन मैं उसके बारे में सर्टन। ठीक है, लियाकत शाहवानी साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि इतने दिनों से अब ये मामला चल रहा है, जाहिर है जो चीफ मिनिस्टर है उनका काम तो होता है कि अपने लोगों को सेटिस्फाइड करना, लेकिन क्या वजह है सर इतने दिन से आप अपने लोगों को मनाने में नाकाम हो गए, अपने लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए? नहीं, बिल्कुल नाकाम नहीं हुए हम। अपने दोस्तों को आज आपने देख लिया कि हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, कुछ जो नाराज हैं उनको भी मना लेंगे। असल में पीडीएम की साजिश है, ग्रैंड डिजाइन है उसका। पहले जो है 13 सितंबर को पीडीएम वालों ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराया। बाद में उनको जब यकीन हुआ कि वो विक्टोरियस हो नहीं सकते, उनके पास नंबर्स नहीं है और उन्होंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, अपने ही सबमिट करदा तहरीक अदम एतमाद से जो है वो पीछे हट गए। फिर हमारे दोस्तों को प्रोवोक करके, इंस्टिगेट करके उनको वरगला के आगे लगा दिया और उन्होंने तो जरदारी साहब का कोई रोल नहीं है। पहले तो हमने देखा जरदारी साहब का रोल बड़ा शानदार तरीके से देखने में आया था, किस तरीके से बलूचिस्तान की हुकूमत खत्म हुई थी, सेनेट चेयरमैन भी तब्दील हुए थे और उन्होंने वाकई जरदारी साहब ने कमाल किया था। अब इस दफा उनका कोई नाम नहीं ले रहे आप लोग, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसे शवाहिद नहीं, कोई ऐसी एविडेंस नहीं। जरदारी साहब का नाम गैर जरूरी तौर पे अगर कोई लेना चाहे तो ले, लेकिन कोई ऐसे शवाहिद नहीं है और जरदारी साहब का नाम मैं समझता हूँ कि लेना गैर मुनासिब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी दे रहे थे। कमर ज़मान कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, बलोचिस्तान की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है आप कैसे देखते हैं सर? और आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि सेंटर में जब कोई तब्दीली आनी होती है तो उसका आगाज बलोचिस्तान से होता है, ऐसी कोई सूरत हाल आप देख रहे हैं? प्लस सर, जाम कमाल साहब की कुर्सी आपको खतरे में लग रही है, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है अभी भी। देखिए, मैं बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में कोई बहुत ज़्यादा आगाह नहीं हूँ, उसके ऊपर कोई बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तबसरा कर सकूँ। ये बात बहरहाल अहम है कि वहाँ पे एक बड़ी तादाद में अपोजिशन के मेंबरान जो हैं वो मुश्ताइल हैं, वो गैर मुतमईन हैं, और जब हुक्मरान जमात के अपने लोग भी उसमें गैर मुतमईन होते हैं और उनके स्पीकर साहब, तो ये काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है और वहाँ नंबर गेम बहुत ही क्लोज है। अगर कहा जा रहा है कि हुकूमती साइड से आज 33 अरकान का दावा किया गया तो दूसरे 40 कह रहे हैं, वो 40 कह रहे हैं, में से 40 हमारे साथ हैं, 33 चाहिए टोटल, 33 टोटल चाहिए होते। तो मेरा ख्याल है ये मामला बहरहाल सीरियस है और ये बात एक मोतबर बात है, इसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है मैं कह सकूं कि ये ऐसा होता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में आप मुझसे ज्यादा इसको कवर कर चुके हैं कि बलोचिस्तान के अंदर जब कोई मूवमेंट शुरू होती है तो उसके असरात इस्लामाबाद तक जरूर पहुंचते हैं। इसमें कायरा साहब एक चीज बताइएगा, फिर हम इधर आ जाएंगे बाकी सेंटर में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। बलोचिस्तान अब जिस तरीके से इतना एहसास सूबा है, बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से तो नहीं है लेकिन रकबे के लिहाज से बड़ा है और बहुत से हवालों से सियासी महरूमी की बात होती है। मुझे याद है जब आपकी हुकूमत थी, जरदारी साहब ने बाकायदा जाके माफ़ी मांगी थी बलोच हसीयत की हैसियत से, और उन्होंने कहा था आपकी गलतफहमियाँ दूर किया जाएंगे, महरूमियाँ दूर की जाएंगी। एक अरसे से सिलसिला चल रहा है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में लोग गैर मुतमईन है, इसकी क्या वजह है? आप भी सेटिस्फाई नहीं कर सके, फिर नवाज साहब की हुकूमत थी वो भी नहीं कर पाए, आज PTI वाले जो हैं उन पर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, क्या वजह है? देखिए, इशू ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो कर सकती है पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में हमने मुकम्मल तौर पे करने की कोशिश की। हमने वसाइल की तकसीम का वो फार्मूला जो सारे सूबों को एक्सेप्टेबल था वो इख्तियार किया, सब जमातों की मशावरत। सबसे ज्यादा पैसा आपके दौर में दिया गया था, वो भी दिया जी, आवाज़ हुकूक बलोचिस्तान भी हुआ और उसके अलावा फिर NFC के जरिए एक ऐसा फार्मूला जो सब सूबों के लिए एक्सेप्टेबल था वो इख्तियार किया गया। आज भी बहुत सारे लोग उस पर मुतरज़ हैं हमारे उस काम पे, हालांकि उसने पाकिस्तान को कंसोलिडेट किया था। इसी तरह आइन के अंदर जो 18वीं तरमीम थी जिसने पहले डिसबैलेंस कर रखा था उसको बैलेंस किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। आज भी आपको पता है ना, बहुत सारे लोग 18वीं तरमीम के खिलाफ हैं, वो सेंटर को ज़्यादा कुव्वतें देना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि यहाँ ज़्यादा कुव्वत की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो जस्टिफाइड कुव्वत है जो आइन के तहत है वही रखनी चाहिए। इशू ये है कि बलूचिस्तान के वसाइल बहुत हैं, बहुत वसाइल हैं, वहाँ ज़्यादा वसाइल की भी ज़रूरत है। उसको फेडरल गवर्नमेंट वसाइल दे सकती है, लोकली वसाइल कम है, हुकूमत के अपने जो लोकल वसाइल हैं।
लेकिन एक बात बहरहाल है कि बलूचिस्तान के लोगों को ये तो जरूर देखना होगा कि कौन से लोग हैं जो उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहे। उनको जो फंड मिल रहा है, अगर नहीं लग रहा, मैं किसी जमात पे एलर्जी नहीं कर रहा ना, मेरा ये हक है। इस वक्त मेरी तो वहाँ कोई मेंबर है ही नहीं, लेकिन ये बहरहाल बलूचिस्तान के लोगों का हक है, उनका इख्तियार है और उनकी ड्यूटी है। और ये पाकिस्तान के लोगों पे भी मुंतबिक होती है कि जब तक किसी स्टेट के लोग अपने राइट्स के लिए, अपने जो हुकूमत है उसके जो इख्तियारात हैं उनके लिए वो वॉचडॉग के तौर पे पूरी तरह उसके ऊपर खड़े नहीं होते, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड नहीं होता, बिल्कुल मैं तसल्ली से ये बात कहता हूँ, मेरी नज़र में आइन से, कानून से, तमाम चीज, इवन बंदूक से ज्यादा पावरफुल पब्लिक ओपिनियन है। बिल्कुल ठीक है। जमहूरी इदारों में जमहूरी मुआशरे बनते हैं, सिर्फ इदारे नहीं बनते, ठीक है, मुआशरे पब्लिक ओपिनियन से बनते हैं। कारी साहब, अगर सेंटर में आ जाएं, बाकी सूबों की बात करें और फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, और फिर इस सारे तनाज़र में हम देखें कि जो ओपोजिशन का प्लान था हुकूमत को हटाने का, शुरू में आपकी पार्टी भी थी, ANP साथ थे, अब अलहदा हो गए। अब इस वक्त जो महंगाई सारी दुनिया में है, पाकिस्तान में बहुत लोग दुखी हैं इससे। अब आज जो पहला मुजाहरा किया गया PDM की तरफ से, नून लोग के लोग भी आगे थे, आज ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा ब्लिक शो था। मेरा सवाल आपसे कि काश अगर आपकी पार्टी भी इस हवाले से इकट्ठे कर रहे होते, बजाय इसके कि लहदा आप एहतजाज करें, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जब तक पीपल्स पार्टी NP इस इत्तेहाद से बाहर रहेगी, हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात नहीं है। शाम साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि PDM अब कोई नहीं रहा, ठीक, PDM का अब वजूद नहीं है। PDM 10 जमातों का एक इत्तेहाद था। उस इत्तेहाद से 2 जमातें अलग होने के बाद अब इसका नाम कुछ और रखा जा सकता है, वो अंडरस्टैंडिंग, और फिर बेसिक प्रिंसिपल पे भी कंप्रोमाइज हो गया, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ये था, प्रेमाइज जिस पे पूरी इमारत खड़ी थी PDM की, वो ये था कि हमने इस हुकूमत को फौरन फारग करना है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। और जब से लेके अब तक ये साल सवा साल में और ज्यादा मुश्किल हो गई। आज अपोजिशन की जमातों ने मुजाहरा किया, छोटा होगा कोई बात नहीं, छोटे छोटे मुजाहरे बड़े होते हैं। पहले दिन चाहिए था जी, पहला था ना जी, पहले दिन मैं गुजारिश करता हूँ, पहले दिन छोटे छोटे मुजाहरे होते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो मुजाहरे बड़े हो जाते हैं। एक बात याद रखिए, एक होता है अपोजिशन की जमातों की काल हो, वो काल भी देनी चाहिए, अपोजिशन को लीड भी करना चाहिए, लेकिन जो तहरीकें अवाम के पेट से जुड़ जाती हैं वो नाकाम नहीं हुआ करती। ये जो तहरीक बन रही है, ये बनेगी, ये अवाम के पेट के साथ जुड़ी होगी, लिहाजा इसके नाकामी की कोई सूरत नहीं। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ, ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन का इत्तेहाद होता, इकट्ठ होता तो ज्यादा ताकत होती। पीपल्स पार्टी कभी भी अवामी हुकूक के लिए, अवाम की जिंदगी में बेहतरी के लिए, उनके राइट्स के लिए, आईनी हुक्मरानी के लिए पीपल्स पार्टी कभी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करती। आज भी हम इनके साथ थे, इन दोस्तों के साथ थे, आज भी हैं, हम उस असूल पे आज भी खड़े। पीपल्स पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन ये बहरहाल बेहद दुरुस्त बात है कि अगर हम इकट्ठे होते तो ज्यादा ताकत होती। लेकिन एहतिशाम साहब, किसको जल्दी पड़ गई थी? पीपल्स पार्टी तो नहीं हटी ना अपने रास्ते से। अगर हमारे दोस्तों ने वो गलत रवैया अख्तियार कर लिया जो नामुनासिब था, देखिए ना, हम 3 लोग बैठे हुए हैं, हम एक प्रोग्राम में बैठे, इस प्रोग्राम के अंदर हो सकता है मेरा ओपिनियन आपसे बहुत ही मुख्तलिफ हो, इनका ओपिनियन हम दोनों से बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक हद तक हम आपस में डिफर कर सकते हैं, तल्ख हो सकते हैं। अगर उससे बियॉन्ड चले जाए, आप मेरी या मैं आपकी जो शख्सी अना है, ये शख्सी इज्जत है, उसको कंप्रोमाइज कर दूं, या फिर मैं कोई बहुत ज्यादा ऐसी बातें कर दूं जो आपके इदारे की शख्सी इज्जत, इदारे की साख के खिलाफ हो, तो उसको आप कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी तरह सियासी जमातों को भी ये देखना होगा कि इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक असूल वह है वो एक दूसरे का जाती एहतराम। अभी भी दावत देते हैं अगर आपको कायरा साहब, तो आपको लगता है कि आप कहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग को हम दोबारा से पीपल्स पार्टी को नाराज बच्चा नहीं है जी। पीपल्स पार्टी एक रैशनली सोचने वाली जमात है। हमारे साथ ज्यादती की गई थी, हमने उसका एक तरीकाकार बता दिया था कि ANP को राजी करें और जो अपने स्टेप लिया था उसको वापस लें। अब तो हमारे दोस्तों को समझ आ जानी चाहिए। बल्कि एहतिशाम साहब, अब तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये भी कहूंगा, किसको कहूं मुझे नहीं समझ आती, लेकिन मुस्लिम लीग वालों से चले कह लेते समझ जाएंगे। गुजारिश यह है कि पीपल्स पार्टी को 3 वोट बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेट में उन्होंने हमें साइन किया। एक तो मुस्लिम लीग के थे ना, 3 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर्स ने साइन किया। हालांकि गिलानी साहब उन वोटों की बदौलत नहीं बने थे, ठीक, उनके बगैर ही हमारे वोट थे।
लेकिन हम पे ये गिला हुआ कि हमने हुकूमती जमात से वोट ले लिए। मौलाना साहब का बड़ा सख्त बयान भी आया था। बाप क्यों बने आज? और आज जो अदम एतमाद की तहरीक मूव हुई है उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग लीड कर रहे हैं और मौलाना भी शामिल हैं और बाकी भी हमारे दोस्त शामिल हैं। तो हम भी मुंतजर हैं कि वो कानून लागू जो हम पे हुआ था अलग गलत था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल कैसे होता है? क्या होता है? मैं पहले सवाल की तरफ आऊंगा। कौमी तो कल आराम था, आज हलाल कैसे हो गया? कौमी इत्तेहाद की तारीख जो थी, भुट्टो साहब के खिलाफ जो इस्तेमाल हुई थी, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात हुई, उस वक्त से लेके अब तक तजर्बा ये बताता है कि उस वक्त कहा जाता था कि जी कुछ लाशें गिरेंगी तो फिर फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे भी, और भुट्टो साहब ग्रेट आदमी थे, उनकी हुकूमत चलेगी। जो लोग जिनकी शहादतें, जो लोग मारे गए थे, लोगों का ख्याल था कि जी इससे तब्दीली आएगी, आम आदमी के लिए कुछ फ़ायदा होगा। उस वक्त से लेके अब तक बहुत सारी तहरीकें हम देखनी हैं, आम आदमी इन तहरीकों का हिस्सा नहीं बनना, बावजूद इस बात के कि महंगाई एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है। लोग ये कहते हैं, जो आमतौर पे परसेप्शन है, कि जी सियासी लोग फ़ायदा उठाते हैं एक हुकूमत के चले जाने का, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसके जेलों में जाना पड़ता है, थानों में उनके साथ क्या कुछ होता है। आज भी जो मुझे देख के अंदाज़ा हो रहा है कि लोग इनके साथ नहीं आ रहे, पब्लिक इनके साथ नहीं आ रही। नतीजतन जो ये प्लान किया गया था, लगता नहीं है कि वो कामयाब होगा। इत्तेशाम साहब, एक बात बहरहाल तयशुदा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अमल है जी, उसको ओवरऑल मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। ठीक, सियासी जमातों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। गलतियाँ, खराबियाँ, खामियाँ सब में होती हैं। एक मुआशरा बेसिकली बीमार होता है ना, और आस्ता आस्ता मुआशरा ही ठीक होता है। कोई सेगमेंट्स मुआशरे के अचानक ठीक नहीं हो जाते। हम ये कहें कि जी हमारी अदलिया बिल्कुल अल्लाह के बंदे हो गए, ऐसा नहीं है। हमारी फौज ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। सियासतदान ठीक हो जाएंगे, ये बाकी आप मीडिया वाले ठीक हो नहीं। एक सोसाइटी टोटलिटी में आस्ता आस्ता ठीक होगी। उसके लिए सियासत को ख़ास तौर पे बदनाम किया गया। हमारे मुल्क में आज भी इस हद तक बदनाम किया गया कि इवन सियासी कारकुन आपस में बैठे हुए, मेरी कई दफ़ा लड़ाई हो गई कि यार ये कहना कि जी हम इस मामले में सियासत नहीं करेंगे, इसका मतलब सियासत को बड़ा बुरा काम है कि जी ये आप इस मामले में सियासत ना करें, ये तो मजहब का इशू, आप लोगों के मामला में सियासत में, भाई हम क्या करें? और हम तो सियासी जमात है। इल्ज़ाम लग रहा है कि मजहब को जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत के लिए। देखिए, गुजारिश ये है, मजहब को इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं, मजहब सियासत है। अच्छा, पूरी की पूरी सियासत है। अगर सियासत बुरी है तो इस मुल्क में सियासत क्यों हो रही है? सही, ये खरगलीज क्या है, इसको नहीं करना चाहिए। ये मुल्क के अवाम के मफाद के खिलाफ क्यों हो रही है? मजहब क्या है? मजहब कोई हवा में बिखरी हुई चीज तो नहीं है ना जी। अल्लाह का पैगाम है और ये पैगाम इंसानों की फलाह के लिए है, वो निज़ाम है बिल्कुल, जिसमें अखलाकियात भी हैं, जिसमें पूरी मईशत भी है, जिसमें पूरा सिविल स्ट्रक्चर भी है। वो आपने उस तरह का एक माशरा तश्कील देना है। इस हुकूमत पे इल्ज़ाम जो लग रहा है ना, ये कहा जा रहा है वो ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे हुक्मरानों ने इस्तेमाल किया। ठीक, ज़ियाउल हक ने, अभी आपने जिक्र फरमाया, उनके दौर में, जनरल ज़िया के दौर में निज़ाम मुस्तफ़ा की तारीख चली। लोगों ने, हम देखें ना, हमारे लोगों की मोहब्बत है मजहब के साथ, बहुत अटैचमेंट है। बाकी दुनिया के मुसलमानों की भी हमारी ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही ज्यादा है। और खुदा न खास्ता, मेरा ये कहने से मुराद नहीं है कहीं, लेकिन कई दफ़ा वो मोहब्बत जो है ना, अगर आप उसको तफरीक करना चाहें कि कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रा थोड़ी कम है और अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इस हद तक हमारी आपस में। चलें एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी आखिरी बात, अर्ज़ ये है कि अगर इमरान खान साहब आज, पहले साल में तो उन्होंने रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस नहीं की, दूसरे साल भी नहीं की, उससे पहले भी उनकी 22 साल स्ट्रगल, वो कहते हैं उस स्ट्रगल में भी हमें कहीं नजर नहीं आता। और ये भी कोई महीना पहले तक आपके इल्म में कोई था ऐसा, कोई हुकूमत का इरादा है? आप बड़े बाखबर सहाफी हैं, लेकिन महीना मजहब के वक्त तो आ गए ना, वो खुद कहते हैं। मेरा अर्थ सिर्फ यह है, एक मदीने की रियासत का जिक्र करते थे जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, सही, ठीक है, और उसके बाद आप जो अचानक उसको कन्वर्ट किया, तो यकीनन लोगों के कान खड़े। ना ज़ियाउल हक उसके साथ मुखलस था, ना इस तरह मजहब का नारा लगा के मजहब का निजाम नाफिज किया जा सकता है। उसके लिए यू टर्न वाले नहीं, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक के लिए कहा जा रहे हैं, मुख्तसर ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
आमदीद। कायरा साहब, हमने देखा पहले भी आप सड़कों पर आए और जिस तरह से अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि तब तो 10 जमातों का इत्तेहाद था, लेकिन रोज हमने देखा कि हुकूमत गिराने के अल्टीमेटम जो है वो दिए जाते रहे, लेकिन हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद रही, अदम इस्तेहकाम जरूर था। अब ऐसे वक्त में जब सर IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि बैरूनी सतह पर मामलात बहुत ज्यादा हसास हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, अमरीका की तरफ से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, तो सर क्या बेहतर होगा कि मुल्क का अंदरूनी खलफशार का भी शिकार हो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुल्क में बड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जितने चैलेंजेस का आपने जिक्र किया उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऐड कर लीजिए। ये जो हर हफ्ते एक नया क्राइसिस खड़ा करने के बादशाह लोग आके बैठ गए हैं, कभी इलेक्शन कमीशन से लड़ो, कभी फौज के साथ लड़ लो, कभी ISI वाला इशू खड़ा कर लो, बहुत सारे इश्यूज को नॉन इश्यूज को इन्होंने इशू बना लिए। तो ये बताइए कि इतने चैलेंजेस की मौजूदगी में तो क्या कॉम्पिटेंट लोग नहीं होने चाहिए? इन चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए ही तो एक अहल गवर्नमेंट चाहिए, अहल हुक्मरानी चाहिए। अगर इन्हीं के साथ चलते चले जाएंगे जिन्होंने ये क्राइसिस खड़े किए हैं, तो ये क्राइसिस और गहरे हो जाए। शेख रशीद साहब कहते हैं कि काश ये ओपोजिशन भी अहल होती। वो कहते हैं इमरान इससे ज़्यादा लकी ओपोजिशन कोई नहीं मिली होगी कि बिल्कुल थकी ओपोजिशन है, कुछ नहीं कर सकी। देखिए शेख रशीद साहब ये मान रहे हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आगे भी कुछ नहीं नजर आ रहा। गुजारिश है, मैं ज़्यादा अपोजिशन के ऊपर अपनी बातें करता जाऊं तो मुनासिब नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन को इकट्ठ करके बेहतरी कर सकते थे, ज़्यादा बेहतर दबाव डाल सकते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। सवाल ये अपोजिशन क्या कर सकती है। नंबर एक, अपोजिशन असेंबलियों के अंदर एहतजाज कर सकती है, असेंबलियों के अंदर उनकी लेजिस्लेशन ब्लॉक कर सकती है, जो अवामी हकूक के खिलाफ इनके इक़दाम हैं उनके ऊपर मुबाहिसे कर सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट को चलना ही ना दिया जाए और हुकूमत ना चलने दे और उनके अपने मेंबर्स ही ना आए और स्पीकर साहब को अपोजिशन को बोलने ना दे, तो फिर दूसरा तरीका क्या होगा? अगर हम वो करेंगे तो आप कहेंगे देखें जी इन्होंने ये तो हमारे सियासतदान ऐसे हैं, इन्होंने तो मछली मंडी बना दिया, आप कह रही होंगी प्रोग्राम में बैठे कि देखें जी इनको तो इन्होंने तो अवाम का वकार खत्म कर दिया। तीसरा ये है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या असेंबलियों के अंदर किसी एक अपोजिशन के मेंबर की भी स्पीच आपको है जिसमें उन्होंने अवामी इशू को बात ना की हो? और अब उसको और उठाना चाहिए और जोर से आना चाहिए। सेनेट के अंदर ब्लॉक हुआ, ये हुकूमत पार्लियामेंट को वजन कितना देती है, अहमियत कितनी देती है। बात यह है कि आज भी अगर हुकूमत को मसाइल का सामना है, मुल्क को मसाइल का सामना है, तो इज्तिमाई शऊर जहाँ लेजिस्लेशन के एक तरफ रखनी है, वहाँ इज्तिमाई तौर पे बैठ के बातें करना, ये शुराइयत है, मशवरा है, अगर वो बड़ा होगा तो बेहतर मशवरा होगा। साहब दूसरा पहलू डायमेंशन इसकी ये भी देख लेना कि ओपोजिशन अगर इकट्ठी होती सही मानों में, अभी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि जी शहबाज साहब से तल्लुक वास्ता रखेंगे, पार्लियामेंट में कोऑपरेशन होगा, ये होगा। शहबाज साहब ने अभी थोड़ा सा पहले बड़ी डेलिब्रेट अटैम्प्ट की कि पीपल्स पार्टी को ANP को वापस लाया जाए। वो तो चाह रहे हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठा हों। आपको क्या लगता है, सवाल मेरा है कि क्यों मरियम साहबा अपना मौलाना साहब, और ये क्यों, इनका क्या प्रॉब्लम है? असल में उनको पता नहीं, मेरे दोस्तों पता नहीं मेरी गलती हो सकती है जी, मेरा अंदाजा यह हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत हूँ। उनको जब PDM ने जब एक मोमेंटम पकड़ा था ना हमारी तहरीक ने, तो उसके नतीजे में जब हम सेनेट से जीते, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हमसे डाका मार के छीना गया दिन दहाड़े, बड़ा। और ये एक बड़ी कमाल बात है, आप सबके सामने डाका पड़ा, सारी अदालतों के सामने डाका पड़ा, सारा मुल्क बर्दाश्त करके बैठा हुआ है। लेकिन चले इसको एक तरफ रखी, तो लोग लगा ये कि हुकूमत खड़क गई है, फारग है। सर तुसी तो हुकूमत को खुश हो गए, हुकूमत दे वोटां नाल ते बने ने गिलानी साहब कितने वोट गए ने भी देखो। मैं गुजारिश करता हूँ, गिलानी साहब को वोट देखे ना, हुकूमत के अपने इत्तेहादी इनसे तंग है, आपके इल्म है ना, हुकूमत के अपने लोग इनसे तंग है। जो पल्स आप और मैं महसूस कर रहे हैं, जो हीट ये महसूस कर रही है, जो पब्लिक के अंदर है, क्या जिन लोगों ने कल वोट लेने हल्कों में जाके उनको नहीं हो रही? वो समझते हैं कि इस गवर्नमेंट का, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आज ये गवर्नमेंट करे, इनके आधे लोग इनसे फारिग हो जाएंगे, इसलिए कि लोगों को पता है कल लोगों ने वोट नहीं देना हमारे खिलाफ। बड़ी और भी रीजंस होगी, लेकिन एक उस वक्त लोड शेडिंग का इशू था, हमारे खिलाफ एक मुहिम बनी। आपने भी बड़ा कमाल किया मीडिया ने, लेकिन उसको हाइप बना दी गई, तो पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ टिल्ट हो गया। सवाल यह है कि आज इस हुकूमत का हर चीज इनके खिलाफ जा रही है, इसलिए इनके अंदर अहलियत नहीं है चीजों को संभालने की। तो कायरा साहब, आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? बिलखुसूस अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं, आप सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने तो कहा कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, तो पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है हिकमत अमली के? कैसे आप प्रेशराइज करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि PDM अलग एहतजाज कर रही है, पीपल्स पार्टी अलग से एहतजाज की कॉल दे रही है, तो हिकमत अमली है क्या आपकी? और इन सब पे एक जुमला और ऐड करने का रहा था, इन सब पे मरियम साहबा का वो बयान जो कहते हैं बहुत भारी बयान है
जो कह चुकी हैं, 1 से 2 दफ़ा कह चुकी हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि पीटीआई की हुकूमत 5 साल पूरे करे। सियासी शहीद नहीं बनने एक तरफ ये रवैया है, दूसरी तरफ निकालने की बात हो रही है। मैंने तो पहले ही गुजारिश की कि हमारे मुस्लिम लीग के साथियों का जो रवैया था हमारे साथ, वो तो आज जो बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब 2023 का इंतखाब फेयर एंड फ्री देखना चाहते हैं, मरियम बीबी इस हुकूमत को मुद्दत पूरा करना चाहती हैं, उनके बहुत सारे लोगों को और भी बातें हैं, लेकिन फिर पीडीएम किधर गई? पीडीएम को तो चार्टर था फौरन खत्म करना है। पीपल्स पार्टी, ये बात आपकी दुरुस्त है, मैंने 2-3 दफा पहले भी कहा कि ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन अगर इकट्ठी होती तो ज्यादा ताकत होती, लेकिन अपोजिशन के पास क्या रोल है? एक असेंबलियां हैं, मीडिया है, और दूसरा रोल है कि अवाम के पास जाए। अच्छा, अवाम को एकदम मूव नहीं कर सकते, ग्रेजुअली, और ये जिस तरह होता है ना जी, टेम्परेचर बढ़ता है, ये नहीं होता कि हुकूमत के किसी एक कदम से लोग नाराज हो जाते हैं। आस्ता आस्ता लोग गलतियां बर्दाश्त करते चले जाते हैं, अच्छा लीवरेज देते जाते हैं। पहला साल गुजरा, खैर है यार, नए हैं, इनको मौका दो। दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, अब 3.25 साल हो गए। अब लोगों की बर्दाश्त भी खत्म हो गई और इन्होंने भी गलतियां कर करके पाकिस्तान को खड्डे के किनारे पे खड़ा कर दिया। अब लोग समझ गए हैं, अब कोई आखिरी तिनका ही बनता है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि लीडर बड़ी काल देते हैं, लोगों का भी एक तिनका ही होता है। अयूब खान के खिलाफ वो एक स्टूडेंट की जो तहरीक चली थी, वो तहरीक चलने के लिए क्या हुआ था, वो एक स्टूडेंट तो शहीद हो गया, वो तो अलग बात है, उसके ऊपर तहरीक बड़ी हो गई, लेकिन 4 आने चीनी बढ़ी थी और उस पर एहतजाज शुरू हुआ था। तो 4 आने पे नहीं हुआ था एहतजाज, बेसिकली वो पीछे एक पूरा दरिया था। कायर साहब, मीडिया की आपने बहुत बात की है। 2008 से 2013 तक आपकी हुकूमत थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी हुकूमत पे जितना क्रिटिसिज्म हुआ हो। जरदारी साहब पे क्रिटिसिज्म हुआ, मीडिया के वार थे हर तरफ से, लेकिन मैंने देखा कि आप लोगों ने जिसको कहना चाहिए ग्रेस का मुजाहरा किया, कभी मीडिया पे कोई तल्ख बात नहीं की, कभी उसको जिसको कहना चाहिए पाबंदी की बात नहीं की। मेरा सवाल है कि पिछले 2-3 दिन से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मीडिया पे बहुत बरस रहे, और एक जगह तो मैं उनको सुन रहा था, बड़ी सख्त उन्होंने बातें की। क्या वजह है कि मीडिया से क्यों आप इतने नाराज हो गए? कभी कभी तो चले वो गुस्सा आ ही जाता है, नौजवान है तो चले, लेकिन गुस्सा निकाले, ये नहीं, गुस्सा निकालना नहीं होता जी। कभी कभी मतलब होता है ना जी। प्रेस में एक गुजारिश करूं, मसलन अपोजिशन की एक जमात, ठीक है, इस वक्त हम असेंबली में हमारी पोजीशन 3रे नंबर पे आ गई, ठीक, 2रे नंबर पे मुस्लिम लीग बैठी है, तो हम भी देखते हैं कि यार जब मीडिया कवरेज करनी होती है तो किस किस जमात को कितना कितना टाइम देते हैं, कौन कौन से बंदे को कितना लीवरेज देते हैं, और अगर वो बहुत ज्यादा टिल्टेड हो तो बर्दाश्त करते करते बिलावल साहब के मेरा कोई जलसा जरूर, बिलावल साहब सारा कवर करता है मीडिया, सारे कवर करते हैं, सारे लीडरों को करते हैं, बड़ी मेहरबानी करता है मीडिया। मेरे जैसे लोगों को भी बहुत कवरेज दी जाती है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, आप टोटलिटी में देखते हैं किसी जमात के लोगों को ओवरऑल, तो आप मीडिया के मुझसे ज्यादा मॉनिटर हैं, तो उसके ऊपर कभी हो सकता है मेरा नुक्ता नजर हो सकता है वो दुरुस्त हो सकता है ना हो, लेकिन मैं भी तो आप ही से गिला करूंगा ना। लेकिन एक बात तयशुदा है, पीपल्स पार्टी गिला शिकवा तो कर लेती है, पीपल्स पार्टी लड़ाई नहीं लड़ती। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जब तक आजाद मीडिया, खुद मुख्तार मीडिया, हालांकि आप खुद मुख्तार नहीं रहे, अब खुद मुख्तार मीडिया नहीं होगा, इस मुल्क की जमहूरियत भी नहीं चलेगी, पब्लिक ओपिनियन भी नहीं बनेगा। लेकिन गिला करें, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके दुनिया की मिसाल ले ले। चले ना, मैं कुछ बातें वो है जो ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। एक ब्रेक लेते हैं, जो मैंने कहा आप समझ गए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कमर जमान कायरा साहब, अब जरा नैब के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि नैब के हवाले से बड़े अदालत के भी रिमार्क्स रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब की जमानत को लेकर आपको क्या लगता है, कल कोई खुशखबरी मिलने वाली है? जबरदस्त वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई, आप भी मौजूद थे, कोई बताएं हाल क्या हुआ? अच्छी प्रोसीडिंग थी जी, मैं कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू है उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, जो आप टिकट चले, लेकिन मैं समझता हूँ मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ जी कि रेफरेंस उनका अभी तक चला नहीं है, एडिशनल रेफरेंसेस उन पे फाइल उन्होंने करने हैं, नैब के पास उनके पास खिलाफ कुछ नहीं है। अजीब सा मफरूजा उन्होंने कहानी बनाई और आज 25 महीने हो गए हैं, वो बंदा ना मुल्क छोड़ के जा रहा है, ना कहीं फरार हो रहा है, ना उसका कोई कोर्ट में अपीयरेंस नहीं हो रही, कोई उनकी डिफेंस है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि
अल्लाह करे कल बेल हो जाए, क्योंकि अब बहुत हो गया, बाकी सब लोग साहब लोग कहते हैं कि 2 साल का पीरियड हुआ, लेकिन पौने 2 साल वो कहते हैं उन्होंने बड़े मज़े से गुजारे और उन्हें हॉस्पिटल में गुजारे। और फिर आपने देखा सिंध हाई कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स थे कि भाई ये कैसा कैदी है कि जो एक दिन भी जेल नहीं गया, तो वो भी आप समझते हैं। मुझे वैसे उन रिमार्क्स पे बड़ा अफसोस हुआ था एहतिशाम साहब, इसलिए कैद कैद होती है। काश मैं ये कह सकता कि मैं उस जज साहब को अगर 2 महीने के लिए, 2 साल नहीं 2 महीने के लिए किसी कमरे में बंद करूं सारी सहूलतों के साथ, और फिर पूछूं कि इस कमरे में रहना कितना आसान काम है, आपको क्या हो गया, तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए। सवाल ये है, कैद कैद है, वो बीमार थे, हॉस्पिटल में रहे। अगर मैं ये समझूं कि एक बंदा, मेरा थीसिस और है कि एक बंदा अगर कोर्ट में पेश हो रहा है, नैब को आगे पेश हो रहा है, वो अपने जवाब दे रहा है, और नैब के सवालों के जवाब उनको मुतमईन करना मेरे लिए जरूरी, वो नहीं मुतमईन होते। ओके, आप नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, मुझसे सवाल, इन्वेस्टिगेटर हैं, मुझसे सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, आप मुतमईन नहीं होते, ठीक है, आप मेरे खिलाफ चालान फाइल करें, मेरे जवाब भी साथ लगा दें, कोर्ट में भेज दें, कोर्ट ने फैसला करना है ना जी। ये जरूरी तो नहीं, आप मुझसे तशद्दुद करके तो बनवाएंगे नहीं ना, ये तो ला इजाजत नहीं देता। उन्होंने जो कुछ किया, अगर वो किसी सहूलत के साथ रहे तो जेल में भेज के आप, इसका मतलब उनको तशद्दुद के साथ रहना चाहिए था, उनको वहां तकलीफ होनी चाहिए थी। ठीक कह रहे हैं वो 2 साल 2.25 साल तकलीफ पे रहते, जलील होते। अब तो वैसे भी जमानत के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 2 साल का। मैं उसको इससे एक तरफ, यानी ये एक मैटर ऑफ राइट बनना चाहिए कि एक बंदे के खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन, हाँ अब क्या है, वो जेल में भेज दिया आपने, उनको बिठा के रखा हुआ है कि जी इनका हमने सबमिट करना है चालान, भाई करिए, अदालत का फैसला आने दीजिए, आप उनका पासपोर्ट रख लें, आप उनको पाबंद कर लें, आप बाहर नहीं जा, ECL में नाम डाल देते हैं। एक बंदे को आप पाबंद करके जेल में डाल देते हैं, और उसका जी सब फैसला होगा, कब होगा, अब ये उसके खिलाफ अपीलें होंगी, इसका मतलब है अनलिमिटेड टाइम के लिए वो जेल में पड़ा रहे। लेकिन शाह साहब के खिलाफ कायरा साहब जो आमदन से जायद असासे हैं, उस पर उनका केस बड़ा कमज़ोर है। जब भी प्रोसीडिंग आती रही, वो जब जवाब मांगेंगे, जवाब नहीं आए। किसके? शाह साहब से जब आमदन से ज़ायद असासों की बात होती रही, इस पे जब भी अदालत, मेरा ख्याल है श्याम साहब, मैं क्योंकि कोर्ट के अंदर इस वक्त बात चल रही है, उनके जो खिलाफ बातें हैं वो बिल्कुल कमजोर है। अच्छा। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर अभी आज डिबेट हो, ठीक है, लेकिन किसी वक्त अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल डिबेट करने को तैयार हूँ। बहुत ही कमजोर बातें, ठीक है। शाह साहब का सारा किरदार मौजूद है जी। एक इल्जाम उन पे, एक इल्जाम आज तक नैब या कोई नहीं लगा सका कि उन्होंने फलां ठेके में, फलां जगह पे, फलां वजारत में कोई पैसा लिया। ठीक है, अब देखना ये कि कल अब क्या फैसला होना है। दोबारा से उसी टॉपिक पर आते हैं। अच्छा कायरा साहब, महंगाई के हवाले से ज़ाहिर अपोजिशन अब एहतजाज कर रही है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, इस पर बड़ी बात भी हो रही है कि महंगाई तो पहले भी थी, 14.6 तक भी गई है, लेकिन अपोजिशन खामोश रही है। अब अचानक से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान, पहले PDM फिर पीपल्स पार्टी, और आमतौर पर यह भी बात हो रही है कि इस एहतजाज की वजह महंगाई के साथ साथ कहीं ये भी नहीं है कि जो आमतौर पर बात हो रही है कि शायद गवर्नमेंट की जो एक सपोर्ट सिस्टम था वो थोड़ा सा कम हो गया है, या ये तासुर पैदा किया जा रहा है, तो इससे भी फायदा उठाया जा सके। देखिए, मैंने पहले गुजारिश की ना, महंगाई पहले साल भी थी, बैड गवर्नेंस पहले साल भी थी, एक लीवरेज मिला, हमने भी कहा कि जी चले मौका दें। जो इन्होंने हमारे खिलाफ एक्शन करने थे, गालियां देनी थी, बुरा भला करना था, केस बनाने थे, जेल में सब कुछ हो गया। दूसरा साल भी चला गया, लोग कहते रहे कि चलो जी नए आए हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। लोगों की बर्दाश्त करते करते ना एक लेवल तक बर्दाश्त होती है। उस बर्दाश्त के बाद आज वो चीखें जो आवाम की निकली है, वाकई निकली है, आज आपको भी फील हो रही है ना। हो रही है। इन नौजवानों से पूछे जो कैमरों के पीछे खड़े हैं, जो PCR में बैठे हैं, जो बाहर खड़े हैं, चौकीदार हैं, इनसे पूछे इनकी जिंदगी के हालात क्या है। आपके ऊपर भी प्रेशर आया होगा, लेकिन हम जरा उस क्लास में हैं जिनके ऊपर जरा प्रेशर आए भी, मतलब मुझे प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन मैं अभी टॉलरेट कर सकता हूँ। वो लोग जो एक फिक्स सैलरी के साथ, थोड़ी सी सैलरी के साथ, उनके लिए जिंदगी जितनी मुश्किल हुई है, उनकी वाकई चीखें निकल गई हैं। और दूसरा ये हुआ है कि लोगों के कारोबार खराब हो गया। मजीद कुव्वत खरीद कम होने से, जब खरीदारी कम होती है, दुकानदारों की दुकानें कम चलती हैं, रेडी वालों की रेडी कम चलती है, उस इनकम ग्रुप के और श्रिंक होने से जो तकलीफ होती है, उसके ऊपर अपोजिशन का बहरहाल एहतजाज करना बहुत जरूरी था। पहले भी ये वजह तो है ही, लेकिन दूसरा जिस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं वजह समझे। देखिए जी, आपको समझने में तो आसानी है, आप आसमान की तरफ मर्जी चले। अच्छा कायरा साहब, आ जाते हैं आपकी पार्टी की तरफ। किधर है आपकी पार्टी? ये पंजाब में बिल्कुल ही साफ हो गए, कंटोन बोर्ड के इलेक्शन देख लें, 2-3 आपने अटेम्प्ट की, बिलावल साहब भी हो गए, जरदारी साहब भी पंजाब में होके गए, फिर ये जनूबी पंजाब में आप होके गए, उसके बाद PMLN वाले गए,
हमजा साहब ने कोई इलेक्टेबल वहाँ से घेर लिए। मेरा सवाल आपसे कि 2023 के लिए तो आपकी बजाय, जो पंजाब भी कहते हैं जी बैटल ग्राउंड तो वो बनेगा, वहाँ आपकी प्रेजेंस नहीं है, क्या वजह है? बिलावल साहब साउथ में गए, जो इलेक्टेबल हमजा साहब के साथ गए उनको मुबारक हो, हमारे साथ भी इलेक्टेबल्स ने आके ज्वाइन किया, बिलावल साहब को भी ज्वाइन किया लोगों ने। हम बहुत अरसे से उनको गुजारिश कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पर, वो उनका प्लान भी था कि अब वो पंजाब, सेंट्रल पंजाब का विजिट शुरू करेंगे और डिटेल विजिट करेंगे। यहाँ पे चैलेंज हमारे लिए बड़ा है, ये बात दुरुस्त है, और अब उन्होंने, पार्टी ने नई हमारी क़यादत दी है, उनके लिए हम दुआगो हैं, सारे इकट्ठे हैं। सीनियर आदमी है हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो हम सारे उनके साथ हैं। मुझे तवक्को है, और ये भी ज़रूरी था इत्तेशाम साहब कि लोगों को जो हमारे खिलाफ एक हवा खड़ा किया गया था कि जी पीपल्स पार्टी हर चीज़ की जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी में ये खराबी है, आज लोगों ने 5 साल काफ लीग के देख लिए, 5 साल हमारे देख लिए, 5 साल मुस्लिम लीग के देख लिए, और इनका तो 3 साल में लोगों का शौक पूरा हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड में तो सूरत-ए-हाल अच्छी मैं नहीं थी ना, इतनी गुजारिश करूं जी, हाँ। कंटोनमेंट बोर्ड का बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन होता है, और कंटोनमेंट बोर्ड वो इलाके हैं जहाँ पे नॉर्मली वही होते हैं, वही मुजरा खान साहब के साथ उनकी मोहब्बत है। एक चीज कह साहब बताइएगा, एक परसेप्शन ये भी है कि बिलावल साहब को फ्री हैंड नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मामलात पंजाब में बेहतर नहीं हो रहे। आप समझते हैं कि जरदारी साहब का रोल ये है? बिलावल साहब, जरदारी साहब एक सीनियर हैं, जरदारी साहब एक बुजुर्ग हैं, ज़्यादाकार हैं, वो राय देते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब आज़ादी से फैसले करते हैं, और फैसले करेंगे तो फैसलों में कमजोर फैसले भी आएंगे, अच्छे फैसले भी आएंगे। जिसने फैसले करने, जो फैसले नहीं करेगा उसके फैसलों में बेहतरी और कमजोरी क्या होगी? तो बंदा अपनी कमजोरियों से सीखता है। चेयरमैन साहब बहुत अच्छे फैसले लेके चल रहे हैं। मुश्किल हालात से निकलना, जब आपका परसेप्शन बड़ी मेहनत से खराब किया गया, बड़ी इन्वेस्टमेंट खराब किया गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। एहतिशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।